देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर वैद्युत मोटर का डायग्राम दिया हुआ है, उसकी संरचना दी हुई है, उसका सिद्धांत क्या है होता है वैद्युत मोटर का, और वैद्युत मोटर की कार्यविधि क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, 7 नंबर पक्के हो सकते हैं आपके इससे दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम बना हुआ है। आप चलते हैं हम क्वेश्चन के पैटर्न पे कि किस प्रकार का प्रश्न आता है वैद्युत मोटर पर। तो वैद्युत मोटर पर देखिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो बन सकता है वैद्युत मोटर पर वो होता है, वैद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। मतलब वैद्युत मोटर का सिद्धांत भी पूछते हैं और कार्यविधि भी पूछते हैं। वैद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। विभक्त वलय एक पार्ट होता है वैद्युत मोटर का, एक भाग होता है, उसका क्या महत्व होता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वैद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, किस प्रिंसिपल पे बना है, वैद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपसे ये पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न हो सकता है कि वैद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से है। अगला प्रश्न आपसे हो सकता है कि वैद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, मतलब ये किस सिद्धांत पर बनाया गया है या किस सिद्धांत पर काम करता है। या और इसी में क्वेश्चन अटैच हो सकता है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो विद्युत मोटर पर आधारित इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्लास 10th साइंस फिजिक्स वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनमें से वैद्युत मोटर पर आधारित इन क्वेश्चंस में से आपसे कोई एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा और आपको उसके लिए 7 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं अपने आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ेगी वैद्युत मोटर। यहाँ पर आप हेडिंग डालिएगा वैद्युत मोटर या विद्युत मोटर। विद्युत मोटर और वैद्युत मोटर बात एक ही है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। विद्युत मोटर आपकी हेडिंग पड़ गई। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे कि विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे फैन में हम जो गर्मियों में पंखे और कूलर चलाते हैं, तो वहाँ पर हम जो फैन या कूलर होता है उसको हम विद्युत धारा देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, और फिर वो उस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर हमको हवा देता है। तो ये होता है कि जो वैद्युत मोटर होता है वो एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वैद्युत मोटर का यूज़ अलग अलग मशीनों में अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको सबसे सिंपल यूज़ बताया कि पंखों में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को लेता है पंखा, और वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में यांत्रिक ऊर्जा बनाता है, फैन घूमता है, और फिर वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में वो हमको हवा देता है। तो जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो पंखे में खर्च होती है, उसके बदले वो फैन घूमता है, और यांत्रिक ऊर्जा में वैद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, और उसी के एक उत्पाद के रूप में हमको हवा मिलती है, एक प्रोडक्ट के रूप में हमको हवा मिलती है। सिद्धांत आपकी हेडिंग पड़ जाएगी। अब क्या हेडिंग पड़ जाएगी आपकी, सिद्धांत क्या है। सिद्धांत है विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म, मतलब बल का एक जोड़ा कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। एक बार फिर से देखिए क्या कहता है सिद्धांत कहता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म, मतलब बल का एक जोड़ा कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र होगी तो वह क्या करती है, घूमने लगती है। अब मैं आपको डायग्राम पर लेकर चलता हूँ। तो डायग्राम कहाँ पर है, चलिए चलते हैं। तो डायग्राम है हमारा कुछ इधर। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। यहाँ पर 2 चुंबक है, एक ये आप चुंबक देख पा रहे हैं, एक ये चुंबक देख पा रहे हैं। चुंबक का नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एक कुंडली है, ये आप देखेंगे तो ये एक तार की एक कुंडली है। इसमें क्या है कि ये कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है, ये अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो जब
जब हम इस तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस कुंडली पर क्या करता है कि एक बल युग्म कार्य करने लगता है। बल युग्म का मतलब होता है एक बल कार्य करेगा जो इस कुंडली को ऊपर की ओर ढकेलेगा और एक बल कार्य करेगा जो इस कुंडली को नीचे की ओर दूसरी तरफ से ढकेलेगा। तो अगर ये कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र है अपने अक्ष पर तो ये कुंडली घूमने लगेगी। तो कुंडली जब घूमने लगेगी तो क्या होगा, कुंडली के घूमने से क्या होगा कि जो वैद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। जो वैद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। तो यहाँ पर N और S क्या है, ये क्षेत्र चुंबक हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। यहाँ पर N और S मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रूप में जो चुंबक व्यवस्थित किया गया है, ये क्षेत्र चुंबक है। ये हमारे पास कुंडली है, कुंडली में धारा I बह रही है। ठीक है, ये कुंडली के 4 कोने बता दिए गए हैं, A, B, C और D। A, B और C, D ये 4 कॉर्नर बताए गए हैं कुंडली के। ठीक है, यहाँ पर अब एक स्ट्रक्चर होता है विभक्त वलय, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो जब इस कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये अपने अक्ष पर स्वतंत्र रूप से घूमने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस कुंडली पर एक बल युग्म मतलब बल का एक जोड़ा कार्य करने लगता है जो इस कुंडली को घुमाना स्टार्ट कर देता है। इसी से क्या होता है कि जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। दोस्तों चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंटेंट पे कि आगे क्या कह रहा है प्रश्न। अब क्या करेंगे आप, अब कार्य विधि आपकी हेडिंग पड़ेगी कि ये कार्य कैसे करता है। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी तथा सी डी, मैंने आपको बताया था कि कुंडली के 4 कॉर्नर हैं ए बी सी और डी, तो उसकी 2 भुजाएं हो जाएंगी ए बी और सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं। बराबर और विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं। यही क्या है, ये बल युग्म है। ये बल एक बल युग्म बनाते हैं, बल का एक जोड़ा बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। दक्षिणावर्त दिशा का मतलब क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी की सुई गति करती है उसको दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा को वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज कहते हैं। तो कुंडली किधर घूमने लगी कि दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से क्या होता है कि धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। ये होता है विभक्त वलयों का महत्व। फिर आप हेडिंग डालेंगे कि विभक्त वलय का क्या महत्व है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का ब्रुशों से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत ब्रुशों से संपर्क जुड़ जाता है। इससे क्या होगा कि इसके फलस्वरूप कुंडली में जो धारा की दिशा है वह सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। तो विभक्त वलयों का महत्व क्या होता है? विभक्त वलयों का महत्व ये होता है कि कुंडली सदैव एक दिशा में घूमती रहे। इसके लिए इस प्रकार से विभक्त वलयों को व्यवस्थित किया जाता है। कैसे किया जाता है, चलिए अब हम लोग डायग्राम पर चलते हैं। ये जो आप 2 संरचनाएं देख रहे हैं, ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो 2 संरचनाएं हैं ये हैं हमारे विभक्त वलय। विभक्त वलय का महत्व ये होता है कि वो कुंडली के घूमने की दिशा को सदैव एक जैसा बनाए रखता है, कि अगर कुंडली दक्षिणावर्त घूम रही है तो वो दक्षिणावर्त ही घूमती रहे। तो ये होता है विभक्त वलयों का महत्व। इसके अलावा यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट ही है, और जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे या वैद्युत ऊर्जा का स्रोत कनेक्ट करेंगे तो ही क्या होगा कि वैद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ये हमारी कुंडली है ए बी सी और डी जिसके कॉर्नर है, तो इसकी भुजाएं ए बी और डी सी हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसको हम आर्मेचर कुंडली कहते हैं। बल युग्म कुछ इस तरह कार्य करता है, अगर एक भुजा पर ऊपर की ओर बल लगेगा तो दूसरी भुजा पर नीचे की ओर बल लगेगा, जिसके कारण क्या होगा कि कुंडली लगातार एक दिशा में घूमने लगती है। तो ये होता है सिद्धांत इसका और कार्यविधि हमारे वैद्युत मोटर की।
तो ये था पूरा प्रश्न दोस्तों कि वैद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्यविधि क्या होता है। मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका ये पूरा प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, काफ़ी अच्छे नंबर में पूछा जाता है। कम से कम 7 नंबर का सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है कक्षा 10 फिजिक्स में, वो इस पर